वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। सभी को पता है फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस में बदलाव हुआ है और सिलेबस के अनुसार से मैं आपको बीच बीच में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं फ्रेंड्स। तो फिजिक्स का यानी भौतिकी का तो जो सिलेबस के अनुसार मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो जो टॉपिक पढ़ना था उससे संबंधित लगभग 10 वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स। करीब कितना 500 क्वेश्चन है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ फ्रेंड्स और वो सभी क्वेश्चन को मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया हूँ gkmastermind.com पर। वहाँ पर जाकर के आप उसका रिवीजन करते रहिएगा। केमिस्ट्री में 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्रेंड्स। 2 टॉपिक का आए तीसरा वीडियो, ठीक है। यानी 4 से 5 टॉपिक 5 वीडियो में आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो देखिए इसका सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं रसायन विज्ञान में फ्रेंड्स। तो देखिए रसायन विज्ञान में आपका पदार्थ की प्रकृति में तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु के बारे में बता चुका हूँ। परमाणु को खोज किसने किया था, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं सब बता दिए हैं। यौगिक का सूक्ष्मतम रूप कण अणु होता है ये भी बता चुके हैं। ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। परमाणु संरचना में भी आपको बता दिया हूँ फ्रेंड्स। आपका परमाणु के स्वरूप की अवधारणा, कणों की अभिलक्षण ये सब पढ़ा चुका हूँ। द्रव्यमान संख्या पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रेडियो सक्रियता से कुछ प्रश्न बच गए थे जिसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा से और नाभिकीय संयंत्र से इससे भी कुछ प्रश्न बचे हुए थे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रसायन विज्ञान से जो सिलेबस के अनुसार 55 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। उसके बाद में जो मुख्य टॉपिक इसमें कवर किए हैं फ्रेंड्स उसको आप ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से निकाला जाता है तो उसको सभी मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताया हूँ, इसलिए पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद में रासायनिक बंधन है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया है, उसके बाद ईंधन है, ठीक है। तो ये सब मैं जल्द ही आपका करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको शुरू करते हैं। जो मुख्य टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। उसके बाद में रेडियो सक्रियता से भी आपको कुछ प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो ऑक्सीकरण और अवकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो सबसे पहले इसके बारे में शॉर्ट में जानते हैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं। तो ऑक्सीकरण इसको क्या उपचयन भी कहा जाता है और अवकरण को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। तो याद रखिए ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहयोग होना, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व का वियोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि ऑक्सीकरण यानी उपचयन में क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का हमेशा क्या होगा, त्याग होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। दूसरा रखिएगा इसमें विद्युत धनात्मक तत्व या आयन का वियोग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और जो विद्युत धनात्मक तत्व या आयन रहेगा उसका क्या होगा, वियोग होगा। और तीसरा पॉइंट इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व या आयन के साथ क्या होगा, संयोग होगा। यहाँ पर संयोग होगा, याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। इसका जस्ट अपोजिट आपको अवकरण में हो जाता है, ठीक है। तो अवकरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अवकरण को अपचयन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ का हाइड्रोजन या किसी विद्युत धनात्मक तत्व या आयन के साथ संयोग होना, या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व या आयन का वियोग होना अवकरण कहलाता है। उसका जस्ट इसमें आपको अपोजिट है। इसमें 3 पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता था, त्याग होता था। लेकिन अवकरण में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व आयन का वियोग होता है, जबकि उसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का आयन का क्या होता था, संयोग होता था। देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर इसमें विद्युत ऋणात्मक या ऋणात्मक तत्व या आयन के साथ क्या होता, संयोग होता था, ठीक है। क्या होता था, संयोग होता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वियोग, उसका उल्टा हो रहा है। फिर तीसरा है किसी विद्युत धनात्मक तत्व या आयन के साथ संयोग होता है और उसमें किसी विद्युत धनात्मक तत्व के साथ क्या होता था, वियोग होता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें विद्युत धनात्मक तत्व आयन का वियोग होता है फ्रेंड्स। इसका जस्ट अपोजिट इसमें क्या हो जाता है, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व आयन के साथ संयोग होता है यानी उसका अपोजिट होता है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। अब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व या आयन का वियोग होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व आयन के साथ संयोग होता है। अवकरण में इसका अपोजिट, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व या आयन का वियोग होता है और इसमें विद्युत धनात्मक तत्व आयन के साथ संयोग होता है। तो ये पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। अब चलिए इससे देखिए फ्रेंड्स, एक जो आता है मुख्य पॉइंट आपका है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु के आवेश को, उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। जो आयन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, पावर ऑफ आयन होता है, वही होता है जो क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ऑक्सीकरण क्या धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो देखिए ऑक्सीकरण है जो
संख्या है जो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी हो जाता है। जैसे कोई परमाणु अकेला है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी। किसी भी यौगिक जिसका आयन नहीं दिया हुआ है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या, शून्य होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पावर होता है वही तो ऑक्सीकरण संख्या होता है। मान ली NaCl है तो इसमें देखिए कुछ पावर नहीं दिया हुआ, जिसका मतलब इसका अगर कोई पूछे आपसे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा NaCl का, तो इसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह से H2SO4 में यहाँ पर नहीं, पावर कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसका अगर कोई पूछ दे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो इसमें आपका शून्य हो जाएगा। ये पूरे का, ठीक है, पूरे का मैं बता रहा हूँ, पूरे आपका NaCl का और इसी तरह से H2SO4 का, समझ गए होंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या है जो आपका ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर जो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व है उसका ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको निकलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, H2SO4 में आपका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिए आपका हाइड्रोजन का पता रहेगा, ऑक्सीजन का पता रहेगा, तभी ना आप निकाल पाइएगा। इसलिए कुछ कुछ का आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे अब यहाँ पर याद रखिए, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो -2। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ऑक्सीकरण संख्या जब भी लिखिएगा तो इसमें चिन्ह का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 1 लिखिएगा, +1 लिखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना होता है, तो +1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -2 होता है। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो +1 होता है। उसी तरह से आपका क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -1 होता है। पोटेशियम का क्या होता है, तो +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो ये सभी को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इससे संबंधित पक्का फ्रेंड्स आपको 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे जरूर प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद कर लिए। आप देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 1 देखिए, सवाल नंबर 1 में कह रहा है H2S2 और O7, ठीक है, में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इसमें आपका सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो मैं बताया था फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ यौगिक दिया रहे, इस पर अगर आयन नहीं दिया हो रहे तो इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कितना, 0 मानेंगे। तो सिंपली हम फ्रेंड्स यहाँ पर 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ आयन दिया रहता फ्रेंड्स, मान लीजिए 2 रहता, -2 रहता, तो इसको यहाँ पर -2 लिखते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या फ्रेंड्स, तो इसका तो याद करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था शुरू में ही कि कुछ न कुछ जो आपका है कुछ का याद करना रहेगा, तभी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। खास करके इस तरह से यौगिक में पूछ दे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर H2 है फ्रेंड्स, तो सल्फर को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं फ्रेंड्स आपका x मानते हैं, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ध्यान बहुत जरूरी देना है फ्रेंड्स। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ 7 है, तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया। अब इसको x का मान निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका सल्फर का आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर है, -14 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -12 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। अच्छा आएगा क्या, प्लस में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में आ रहा है, तो देखिए +6 इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ये जो आपका है H2S2O7 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको निकालना है। चलिए देखिए और 2-3 उदाहरण देख लेते हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, दूसरा नंबर सवाल। उसी तरह से फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए भी आयन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए H2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और सल्फर का कुछ नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो उसको मान लिए सल्फर S लिखे या X लिख ले, कुछ भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, X मान ले। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर O4 है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, 2 होता है, तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, ठीक है, तो इसको हल करिएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसको घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा -6 हो जाएगा, -8 में से 2 जाएगा तो -6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो क्या प्लस में आ जाएगा, +6, तो इसका भी आंसर हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो किस तरह से बना रहे हैं फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। तो सवाल नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो आपका 6 आएगा। किस तरह से निकालें, आप देख रहे हैं उसी तरह से सभी निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है फ्रेंड्स, देखिए
कि मान लिया इस तरह से लिख दिया जाए H2SO4 है, यहाँ पर -2 इसका क्या आयन दे दे, इसमें सल्फर की अगर जो पूछे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो कैसे बनाना है। तब मैंने बताया था फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जो आयन दिया रहे इसका -2 या -3 कुछ भी दिया रहे तो उसको हम बराबर के इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग -2 लिखेंगे, लिख दिए, ठीक है। अब H2 है फ्रेंड्स, तो H का 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एस का कितना होता है, एस का सल्फर का तो पूछ ही रहा है तो इसको ऐसा ही रहने, इसको एक्स मान लेते हैं सल्फर का। और O4 है तो इसका भी क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसका -2 होता है ना ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाएं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -6 और प्लस कितना x और बराबर कितना -2। अब ये माइनस जब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा, तो +6 हो जाएगा और 6 में से -2 जाएगा तो कितना +4 बचेगा, यानी x बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि सल्फर की इसमें इस यौगिक में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा है +4 आ रहा है, ठीक है। तो +4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक और शून्य भी होती है, ठीक है। तो समझ गए किस तरह से निकाला जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या कर रहा है, इसमें भी देखिए कहीं पे आयन नहीं दिया हुआ, तो Na2SO4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको करते हैं बराबर में, यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं 0, कुछ नहीं दिया हुआ था फ्रेंड्स। अब Na इसका देखिए सोडियम का मैं बताया था 1 होता है तो 2 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए सल्फर का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो S4 है तो सल्फर को x मानते हैं तो 4 है तो कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है -2 होता है तो 6 दूनी 12 यानी -12 हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। अब इसको हल्प कर लीजिए, बन जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, और सट जाएगा तो कितना 10 हो जाएगा, -12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -10, यानी कि आपका 4x - 10 = 0। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर आपका +10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 4x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/4 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 5 दूना 10 यानी कि 2.5, यानी कि प्लस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 4 का करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझिए फ्रेंड्स कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, और ये सभी आपको याद करना भी बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पर बताया था। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, और फ्रेंड्स आप कुछ है जो याद कर लीजिएगा। तो देखिए किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अब कोई भी अगर जो दे दे आपका फॉर्मूला इस तरह से दे दे फ्रेंड्स यौगिक को, उसमें किसी का भी पूछे तो आप उसमें आराम से आप निकाल सकते हैं, जिस तत्व का आपको निकालना है पूछ रहा है फ्रेंड्स वो आराम से निकाल सकते हैं उसी तरह से जैसे मैंने बताया, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स ऑक्सीकरण अवकरण से कुछ है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है। तो 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनोड। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में तो सभी को याद कर लीजिएगा, इनोड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है, तो इनोड इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 का डी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कैथोड, यहाँ पर छूट गया कैथोड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक कौन है, तो कैथोड इसका आंसर होगा, 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल है वह तत्व जिसकी उसके किसी भी यौगिक से में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक नहीं होती है, वह कौन सा तत्व है उसके किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या उसका धनात्मक नहीं होता है। तो 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है फ्रेंड्स कोई किसी भी यौगिक में इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है, ठीक है। इससे 2-3 सवाल पूछा जाता है, तीनों को मैं बताता हूं। सबसे पहले तो लोहे में जंग का लगना कौन सी क्रिया है, तो फ्रेंड्स आपका ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, अभी मैंने बताया था उपचयन, यानी उपचयन क्रिया है या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लोहे में जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा फ्रेंड्स, तो भार उसका बढ़ जाता है। अच्छा, लोहे में जो जंग लगता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया होता हो तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के वो उदाहरण है। 3 सवाल है, तीनों में से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। पहला, लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया, तो ऑक्सीकरण क्रिया है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है।
और लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 आपका है कि किसी अभिक्रिया में परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने को कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि पुराने पुस्तकों के पन्ने पीला क्यों पड़ जाते हैं? देखिए पुराना पुस्तक है उसका देखिए येलो कलर का पीला हो जाता है, किसके कारण से होता है फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिए ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है, और आपका पुराने पुस्तक के जो पन्ने पीला पड़ जाता है वो ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें कि ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीकृत तत्व के संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों के संयोजकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उसमें बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन यानी रिडक्शन की क्रिया कहाँ होता है? ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा कैथोड पे होता है। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन यानी कि रिडक्शन, इसको कह सकते हैं रिडक्शन या तो अवकरण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, कैथोड पर होती है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन किसका होता है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन किसका होता है? ठीक है, अपचयन को क्या कह सकते हैं? रिडक्शन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, या अवकरण भी कह सकते हैं। अभी मैंने बताया था अपचयन अर्थात क्या? अवकरण। तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर धातु। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन किसका होता है? तो धातु का होता है। 14 नंबर सवाल को देखिए, ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है। अभी मैंने बताया था ऑक्सीकरण संख्या का मान कैसा होता है? शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य भी होता है, होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। 15 नंबर सवाल को देखें। ऑक्सीकरण यानी उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें होती है, क्या होती है? तो ऑक्सीकरण में क्या होती है फ्रेंड्स? 15 नंबर सवाल का देखें तो क्या होता है इसमें? विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी होती है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अभी मैंने बताया था ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी होगा। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। ऑक्सीकरण यानी उपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये सभी होती है। 16 नंबर सवाल को देखिए, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें होती है, क्या होती है? विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, नहीं ये तो नहीं होता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, नहीं। अवकरण में त्याग बिल्कुल नहीं होता। ऑक्सीजन ये भी नहीं होता है, ये सब तो उसका है आपका ऑक्सीकरण का है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था परिभाषा में फ्रेंड्स कि अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, जबकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो किसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण में ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। ठीक है, अगला सवाल है, विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को कहते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका भी हो जाएगा क्या? अवकरण हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कह रहे हैं? अवकरण यानी रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें संयोग कर रहा है, लेकिन रहता विद्युत धनात्मक तत्वों में वियोग रहता फ्रेंड्स, तो क्या हो जाता? ऑक्सीकरण हो जाता। ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, या तो अपचयन भी इसको कह सकते हैं। 19 नंबर सवाल को देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ठीक है, तभी मैंने बताया था फ्रेंड्स शुरू में ही टेबल में -2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं। अभी मैं बताया विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑक्सीकरण होंगे। अब देखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर अगर वियोग रहता तो क्या हो जाता फ्रेंड्स? अवकरण हो जाता। ध्यान रखिए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी मैं बता चुका हूं ये।
तो सोडियम नाइट्रेट है जो आपका ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त होते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया में निम्न में से कौन भाग लेते हैं। देखिए एक बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स, उसमें जो भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन भाग लेते हैं, तो आपका परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण होते हैं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई भी अभिक्रिया होता है तो ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं। यानी 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें, हाइड्रोजन का जलना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। हाइड्रोजन का जलना, 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण से हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जलना किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। 25 नंबर सवाल को देखिए कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए हम लोग ने देखा 24 प्रश्न देखें जो आपका ऑक्सीकरण और अवकरण से। ठीक है, और हम लोग ने देखा क्या फ्रेंड्स कि ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से निकाला जाता है, ये भी देख लिए। अब रेडियोधर्मी से, रेडियो सक्रियता से भी आपका चैप्टर में पढ़ना है, तो उससे बाकी अभी हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो जो भी रेडियोधर्मी तत्व है फ्रेंड्स वो आपका किसका करते हैं, अल्फा बीटा और गामा विकिरण तीनों का उत्सर्जन करते हैं। याद रखिए, अल्फा बीटा तथा गामा का। अल्फा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव होता है, गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें, अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने किया था, गेस करिए 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। डाल्टन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या रॉन्टजन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण है जो हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें, अल्फा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल को देखें। 28 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 28 का, गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस तरह से फिर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। वेधन क्षमता अलग होती है फ्रेंड्स, आयनन क्षमता अधिक अलग होती है। इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। यहाँ सवाल आपका पूछा गया था नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक गामा की होती है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गामा की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे कम तो अभी हमने गामा किरण के देखा, और सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, तो अल्फा किरणें की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी फ्रेंड्स मैं आपका जो क्वेश्चन है सभी को अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ पर जाकर जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री का सिलेबस का अनुसार 2 वीडियो मैं यूट्यूब पर डाला था उसका अपने वेबसाइट पर डाल दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, तो 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरणें की। चलिए 31 नंबर सवाल को देखें कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं। जी हाँ, जो भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो जब उसका क्षय हो जाता है तो लास्ट में अवशेष के रूप में क्या बचता है, तो सीसा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखें, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है फ्रेंड्स, तो बोरॉन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 2 में हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर और कुछ ऑप्शन में था लेकिन मिस्टेक से 2 रिपीट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 32 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 33 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से इलेक्ट्रॉन का
समरूप कौन है, सॉरी, निम्न में से इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के समरूप, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है फ्रेंड्स आपका माइनस चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पर भी निगेटिव चार्ज होता है, इससे आप पकड़ सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। ये देखिए आराम से हमेशा याद रहेगा फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपका माइनस चार्ज होता है, और बीटा पर भी होता है जो आपका माइनस चार्ज होता है। इस तरह से क्वेश्चन रहे कि इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन है, तो बीटा किरण इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। समभारिक एक समस्थानिक, पहले भी बढ़ा चुका हूँ मैं फ्रेंड्स। समस्थानिक में और समभारिक क्या होता है, इसको क्वेश्चन के बाद उसका डिफिनेशन में बता देता हूँ। तो पहले देखिए, बताएं कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। समभारिक किसके कहते हैं फ्रेंड्स, जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी परमाणु भार समान हो तो समभारिक होगा। और समस्थानिक क्या कहेंगे, तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और उसका द्रव्यमान संख्या या भार क्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, 35 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। ये भी अच्छा सवाल है 35 का। तो किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। सवाल नंबर 36 को देखें, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश इसमें किसमें होती है, अभी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स 36 का। तो आपका बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 37 को देखें, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। चलिए बताइए, रेडियोधर्मिता का यूनिट किसमें मापा जाता है। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूरी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। सभी को पता है कि एक परमाणु है तो उसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो कह रहा है किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, क्या होती है। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। याद रखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या होता है जो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसमें से कौन है जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, जार्केनियम है जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाए। बाकी फ्रेंड्स ट्राइटियम, फ्रांसियम और एस्टेटिन ये सभी है जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम ये सभी है, लेकिन जार्केनियम है जो फ्रेंड्स आपका नहीं है। तो आपका 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, विघटन नाभिक या रेडियोधर्मी। ठीक है, देखिए विघटन नाभिक रेडियोधर्मी से कहा जाता है। वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो उसको शीशा के बने के पात्र में रखा जाता है, यानी पीबी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस्पात और लोहा एल्युमिनियम इसमें नहीं चलेगा फ्रेंड्स, किस में रखना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या रखें, कहाँ रखेंगे, शीशे के बने यानी पीबी में। अगला सवाल 41 नंबर सवाल, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। चलिए फटाफट बताएं, परमाणु बम का 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑटो हॉर्न होगा। परमाणु बम का खोज किसने किया था, तो ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, या परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय क्या हो जाएगा, संलयन या विखंडन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43 को देखें कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, कि अगर कोई नाभिकीय रिएक्टर बना रहा है फ्रेंड्स, निर्माण कर रहा है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो उसके लिए आपका जिरकोनियम बहुत जरूरी है। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, जिरकोनियम। याद रखिए, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जिरकोनियम जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 44 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत यानी शुरू पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, यही है ना, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन से होता है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स 45 नंबर के, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग है जो विमंदक की तरह किया जाता है, यानी आपका 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 का सी। 46 नंबर सवाल को देखें, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन भिकता का प्रयोग करती है। ठीक है,
तो देखिए इसका क्या कहते हैं, इसे हम लोग कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन विकता का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन काल निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल को देखिए कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। ठीक है, एक प्रशीतक और विमंदक दोनों की तरह। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी, जिसको क्या कहते हैं, डीटीओ कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका प्रयोग विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर सवाल को देखें कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय संलयन तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन नियंत्रित है कि अनियंत्रित, इसमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बम है जो आपका नाभिकीय संलयन पर तो काम करता है, लेकिन ये अनियंत्रित प्रक्रिया पे काम करता है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 49 नंबर कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा। तो विकसित जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। 49 का करेक्ट आंसर एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। देखिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होएगा। एक होता है फ्रेंड्स आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए तो कार्बन यूरेनियम डेटिंग पत्ती, लेकिन अगर पूछे अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में तो इसका हो जाएगा आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग पत्ती हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर अति प्राचीन चट्टान पूछे यानी बहुत ज़्यादा प्राचीन चट्टान है उसका आयु निर्धारण करने के लिए तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका, पोटेशियम आर्गन डेटिंग के। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन में किया जाता है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम का। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है, तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 52 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा किया था। अभी मैंने बताया था। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अति प्राचीन चट्टान की आयु अगर जो निकालना रहेगा फ्रेंड्स तो उसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपका पोटेशियम आर्गन डेटिंग पत्ती। ये अति प्राचीन चट्टान का रहेगा तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग पत्ती हो जाएगा। और जीवाश्म की रहेगा फ्रेंड्स तो सभी को पता है आपका कार्बन डेटिंग पत्ती से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पत्ती से। 52 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 53 नंबर सवाल को देखिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए रेडियो कार्बन काल है जो आपको जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे भी पूछा जाता है जीवाश्म का आयु किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है फ्रेंड्स, तो कार्बन डेटिंग पत्ती के द्वारा किया जाता है। और पृथ्वी की आयु हो गया आपका पृथ्वी का आयु का बताएं फिर यूरेनियम डेटिंग पत्ती हो गया। चलिए, तो यहाँ पर 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म हो गया। 54 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 54 का करेक्ट आंसर हेनरी बेक्रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो यूरेनियम विखंडन होता है फ्रेंड्स, सभी को पता है जो परमाणु बम है जो किस तरह से फोड़ा जाता है, तो उसमें क्या है न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है तभी वो विखंडित होता है ना। तो यूरेनियम विखंडन करना आने की वही हो गया फ्रेंड्स। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 55 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 55 सवाल थे फ्रेंड्स जिसमें आपका ऑक्सीकरण और अवकरण और साथ में रेडियो सक्रियता से प्रश्न थे। ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार था फ्रेंड्स। तो क्या समय कम मिल पाता है फ्रेंड्स, इसलिए क्या है जल्दी क्वेश्चन सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूं। फिजिक्स का तो ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में तीसरा वीडियो है, इसके बाद में 3 से 4 वीडियो और बनेगा तो आपका केमिस्ट्री भी मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।